जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ, मुखातिब हो रहा हूँ। और इतना समय का कारण सिर्फ़ इतना सा था कि आज मेरा एग्ज़ाम था 12 अक्टूबर को। और अब मैं अभी एग्ज़ाम देके आया हूँ और बिल्कुल तुरंत वीडियो रिकॉर्ड करने लगा हूँ, बिकॉज़ अब समय काफ़ी कम बचा आप लोगों के लिए और इकोनॉमिक मैंने पढ़ाने का आपसे वादा किया था। आज इस वीडियो में हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कमर तोड़ देने वाला टॉपिक है। अगर आपको समझ नहीं आया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे। और यही वो फॉर्मेट है आने वाले दिनों में जो एडुकेटी जो नया मतलब वेंडर है जैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। हालांकि एडुकेटी तो क्वेश्चन नहीं बना रहा है, क्वेश्चन कोई और बना रहा है, लेकिन ना थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। वहां पर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटी हो चाहे वो इकोनॉमी हो। थोड़ा सा हमको बात को बारीकी समझना पड़ेगा, फैक्ट नहीं आ रहे अब। ठीक है, थोड़ा सा हटके चीजें आ रही, थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अभी आप मेरे टीचिंग स्टाइल से समझ जाओगे कितना डेप्थ में चीजों को मैं आपको करा दूंगा। और एक बात यह है कि आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। तो बस यही है, इसमें थोड़ा हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। और बाकी जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे तो उनको पता होगा कि आज आईबीपीएस पीओ का मेंस था और मेरा भी मेंस था आज आईबीपीएस पीओ का। सो अब देखते हैं आगे क्या होता है, एग्जाम का रिजल्ट कैसा रहता है, कैसा इंटरव्यूज में होता है, आगे प्रोसेस पूरा देखते हैं। मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था ये। और ठीक है, देखते हैं। बाकी प्योरली मैं फौज वाला बंदा हूँ, फौज की प्रिपरेशन करता था, मेरे सारे अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं और अभी शायद एक अटेम्प्ट मुझे मिल जाए यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट का। तो अगले साल नोटिफिकेशन आएगी, तब पता चलेगा कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। देखते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी में ये फॉल करता है। और जो मेरे नोट्स है ना, थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे नोट्स जैसे दत्तन सुंदरम एक बुक है, एक आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के थे, मतलब अब तो इस दुनिया में वो नहीं रहे, संजीव वर्मा। उनकी भी एक बुक आती है इंडियन इकोनॉमी की। और 11th-12th की एनसीईआरटी से हम मृणाल पटेल सर हैं जो कि अभी भी पढ़ाते हैं अन अकेडमी पर, शायद वो पढ़ाते हैं। तो उन सब की चीज़ों को मैंने कंपाइल करके नोट्स बनाए हैं। उसके अलावा एनसीईआरटी तो अपनी जिंदाबाद, उन सबको कंपाइल करके नोट्स बने। तो बहुत ही जो कुछ चीज़ छूटी नहीं है, तो इस पे आप पूरा पूरा रिलाई कर सकते हो मेरे नोट्स के ऊपर। लेकिन मेरे नोट्स ऐसे हैं ना, थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो वही चीज मैं एक्सप्लेन यहाँ पर आपको कर रहा हूँ। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बिल्कुल आसान भाषा, यार दोस्तों वाली भाषा में आपको समझाऊंगा। एक बही खाता होता है, जैसे आप लोगों का घर में है या फिर दुकान है, कुछ भी है, तो वहां पर आपको लिखना पड़ता है कितने पैसे गए कितने पैसे आए, कितना हमने खर्च किया और कितना हमारे पास पैसा आया। तो उसी तरीके से पूरी दुनिया का जो बही खाता एक तरीके से होता है, उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। वो बनाता कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर बनाता है कि उस देश की पार्लियामेंट बनाती, कौन बनाता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं, उस देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वो बनाता है। जैसे कि फेडरल बैंक हो गया अमेरिका का, यूएसए का। भारत का आरबीआई हो गया, बैंक ऑफ जापान हो गया जापान का। इसी तरीके से जो भी सेंट्रल बैंक होंगे अलग अलग देशों के, वो बनाते हैं। इसका एक फॉर्मेट होता है, जैसे एक्सेल शीट होती है ना, उस तरीके से एक फॉर्मेट होता है। वो आईएमएफ बताता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ना, वो बताता है कि यार ऐसे ऐसे इसको आपको रखना है। ठीक है, ऐसे उसकी लाइनें होनी चाहिए, ऐसे रोज होनी चाहिए, ऐसे कॉलम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब मैं तो मजाकिया रूप में बोल रहा हूँ, लेकिन आईएमएफ बताता है कि ऐसे फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है। इसमें जो डेटा है ना, वो हमेशा पिछले साल का लिखा जाता है। बस आपको इतनी बात याद रखनी कि जो साल बीत गया वो साल इसमें लिखा जाता है। और सारी ट्रांजेक्शन डॉलर्स में लिखी जाती है। आपको एग्जाम में दे सकता है कि यूरो में, पाउंड में, और मान लो युआन में। आप सोचोगे यार ये सब भी तो पावरफुल करेंसीज हैं, यूरो हो गई, पाउंड हो गई। लेकिन ऐसा नहीं, सब कुछ डॉलर में ही चलता है। देश कोई सा भी हो, सब कुछ डॉलर में मेंशन होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये नहीं कि मान लो अपनी लोकल करेंसी में हम लोग भारत की रुपीज रुपए में लिख ले, ऐसा नहीं है, सब कुछ डॉलर में चलेगा। इसमें जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है ना, वो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों लोग इंक्लूड होती है। जैसे मान लो एनआरआई वगैरह कोई बंदा है तो उसकी भी इंक्लूड होगी। ये बात ध्यान रखनी है, एग्जाम में इसी पे आता है एलिमिनेशन क्वेश्चन। ठीक है। जो वर्ल्ड का नेट आता है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट, मान लो रशिया है, चाइना है, और भी जो सारे देश मिलाकर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट आएगा पूरे वर्ल्ड का, वो हमेशा जीरो आएगा। जीरो। ठीक है, अंडा बिल्कुल जीरो आएगा। अगर वो जीरो नहीं आ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं पर कोई चीज मिस हो रही है, अदरवाइज वो जीरो आना ही आना, इट्स बाउंड टू हैपन। बिकॉज अगर कहीं प्लस हो रहा है तो कहीं माइनस भी होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे वो माइनस जीरो ही होगा लास्ट में। समझ गए इस बात को? अब इन दो पॉइंट को मैं एक सेकंड बाद समझाता हूँ आपको, इंपोर्ट वाला पॉइंट अभी 2 मिनट बाद समझेंगे, पहले थोड़ा समझते हैं हम लोग। बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, मतलब दो में डिवाइड करके लिखते हैं हम लोग। जो मैंने आपको बताया ना, ये जो फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट में दो तरीके से लिखते हैं, एक तो करंट और एक कैपिटल। ये करंट और कैपिटल ये क्या होता है? थोड़ा इसको बात को ध्यान से मेरी सुन लेना, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिकॉज अभी हम लोग इंडियन इकोनॉमी में जब बजट पढ़ेंगे, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है जो, उसको थोड़ा उसमें ये दिया रहता है कि मतलब कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रेसिट्स, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रेसिट्स, ये सब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। देखो, करंट का मतलब ये होता है, आप कभी बैंक अकाउंट में खाता खुलाते हैं अगर बैंक में, तो उसमें करंट होता है, कैपिटल एक करंट अकाउंट होता है और एक सेविंग्स अकाउंट होता है। सेविंग्स अकाउंट में आपको ब्याज जो है वो मिलता है। ठीक है, इंटरेस्ट आपको देती है बैंक। आपने 10,000 रुपए रखे तो आपको कुछ इंटरेस्ट देगी, जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन करंट अकाउंट में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि करंट अकाउंट में पैसा आता है, वो रुकता नहीं, आ रहा है जा रहा है, 10,000 20,000 ऐसे ट्रांजेक्शन होती ही रहती कंटिन्यूसली। तो उसमें टिकता नहीं है। आपको बस इतनी बात समझनी है, करंट मतलब कि चलने वाला, चलता रहता है, जो चलता रहता है वो करंट है। कैपिटल मतलब इसका उल्टा, जो टिका हो जाता है, जो टिक जाता है। तो मतलब जो पैसा आ रहा है,
वो ऐसी जगह से आ रहा है जो चीज टिकी हुई है, या फिर पैसा ऐसी जगह लग रहा है जो जिससे कोई टिकाऊ चीज बनेगी। हमेशा आप बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करा भारत सरकार ने, जिसे जिसे कभी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कह देते हैं कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर को शॉर्ट में कैपेक्स लिख देते हैं। ये हमने कितना कैपेक्स 10,000 करोड़ का कर दिया। वो कैपेक्स मतलब ये होता है जो रोड बनेंगे, जो हाईवेज बनेंगे, जो डैम्स बनेंगे, मतलब कोई भी टिकाऊ चीज जो बनेगी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती है। ठीक है, अगर हमको सैलरी देनी है, मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है, तो टिकाऊ चीज तो है नहीं यार, वो तो करंट अकाउंट ना, पैसा आ रहा है जा रहा है, तो वो इसमें नहीं आएगा। अगर आप बिल्कुल इस देसी अंदाज की बात को समझ, अब इस बाल की खाल निकालने मत लग जाना कि ये तो है नहीं, ये मतलब समझ रहे हो, मोटा मोटा मैं आपको समझा रहा हूँ, बारीकियां तो अभी हम समझेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पे याद करने के लिए इतनी बात आप समझ लो। इससे बहुत सी चीजें आप लोग कर सकते हो। जैसे मान लो कई बार हमको ऐसे बोल देता है कि मान लो भारत की, जैसे मान लो कोई भी पीएसयू है, आप न्यूज में सुनते रहते हो कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है उसकी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो जो उसका पैसा जाता है ना, डिसइन्वेस्टमेंट होता है, जो भारत सरकार अपनी होल्डिंग कम कर देती है उसमें, मान लो शेयर होल्डर है भारत सरकार, उसमें कुछ होल्डिंग कम कर देगी, तो जो पैसा आता है, मान लो 10,000 करोड़ की कोई कंपनी है, उसमें मान लो 1% की होल्डिंग कम कर दी, कुछ भी मान लो कितनी भी कम कर दी, तो मान लो सरकार को 100 करोड़ रुपए आया, तो 100 करोड़ रुपया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा कि कैपिटल रेसिट्स में आएगा कि रेवेन्यू रेसिट्स में आएगा? वो हमेशा कैपिटल रेसिट में आएगा। क्यों? क्योंकि टिकाऊ चीज से पैसा आ रहा है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? बस ये इतनी बात समझने वाली है कि टिकाऊ से पैसा आ रहा है, टिकाऊ में जा रहा है, वो सब कैपिटल में इंक्लूड होता है। ठीक है, यहाँ पर इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपने एक वर्ड और सुना होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो सुना ही सुना होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी सुना होगा। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? क्वेश्चन आ जाता है ना एग्जाम में, विजिबल इनविजिबल। अभी हम लोग उसको समझते हैं। देखो, करंट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है विजिबल, एक होता है इनविजिबल। अब नाम से जाहिर हो रहा है यार कि विजिबल और इनविजिबल दो में हमने इसको डिवाइड कर दिया करंट अकाउंट को। मतलब जो करंट और कैपिटल अलग अलग लगते हैं ना बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो जो उसमें करंट वाला पार्ट है उसमें विजिबल और इनविजिबल हो गया। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि विजिबल मतलब जो दिखेगा, इनविजिबल जो दिखेगा नहीं। मान लो भारत में कोई जूता बन रहा है या फोन बन रहा है, कोई भी आइटम बन रहा है जो दिखता है, मर्चेंडाइज भी हम लोग उसे बोल सकते हैं, गुड्स बोल लो, मर्चेंडाइज बोल लो, एक ही बात है। तो जो दिखने वाली चीज है उसको विजिबल बोल दिया। जो नहीं दिख रहा है, जैसे मान लो भारत में टीसीएस है या इन्फोसिस है या कोई भी भारतीय कंपनी है जो अपनी सर्विसेज बाहर बेच रही है। भारत में बीपीओ होते हैं ना, कॉल सेंटर्स हो गए या फिर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो हो गई, ये हो गई, सर्विसेज हो गई, सॉफ्टवेयर बना कुछ बेच रहे हैं, या कुछ भी हम सर्विसेज दे रहे हैं जो कंप्यूटर के माध्यम से जो हमको दिख नहीं रही है, वो सब इनविजिबल में आती है। भारत से कोई इनकम कमा के बाहर भेज रहा है या बाहर से कोई अंदर आ रही है, ट्रांसफर हो रहा है, वो सब कुछ इसी में आता है, पैसे। ठीक है, और गुड्स तो फिर विजुअल में हो ही गए। ठीक है, जो ये विजिबल वाला पार्ट है ना, इसी को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है, शॉर्ट में बोले तो बीओटी। आमतौर पर भारत में डेफिसिट ही रहता है, मतलब घाटे में ही रहता है, अभी भी घाटे में। आज से मैंने 8 साल पहले नोट्स बनाए थे, और आज 8 साल हो भी गए तो भी घाटे में ही है, और हमेशा घाटे में ही रहेगा जब तक हम लोग भारत में एमएसएमई सेक्टर को, मतलब जब ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे चीजों की, हम सब चीजें आयात ही करते हैं हम लोग, मतलब इम्पोर्ट ही करते हैं, तो इसलिए हम लोग डेफिसिट में रहते हैं आमतौर पर। ठीक है, इनविजिबल की अगर हम लोग बात करें, सर्विसेज है, जो हम भारत से बाहर सर्विसेज बेचते हैं। इनकम है, इनकम जो भारत से बाहर आती है, मतलब इंडिया में आती है या इंडिया से बाहर जाती है। ट्रांसफर्स के पैसे जो बाहर लोग काम करते हैं वो भेजते हैं। तो सर्विसेज और ट्रांसफर ये तो प्लस में, इनकम जो है वो माइनस में। तो कुल मिला के देखा जाए, करंट जो है वो सब कुछ मिला लिया जाए, विजिबल इनविजिबल, तो भी घाटे में ही रहता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी, करंट हमेशा जो है वो नेगेटिव में ही रहता है, डेफिसिट ही रहता है। गुड्स और सर्विसेज सब मिला लो फिर भी डेफिसिट में ही है करंट अकाउंट अपना। ठीक है, अभी भी यही यही सूरत हाल, अभी भी मैंने अभी लेटेस्ट का चेक करा, 2024 फाइनेंशियल ईयर का, अभी भी घाटे में ही है। करंट का हम लोग अगर हम देखें, सॉरी कैपिटल का देखें, तो कैपिटल में बताइए टिकाऊ चीज। इन्वेस्टमेंट मान लो भारत में आ गई, पैसा इन्वेस्टमेंट से आया। दो तरीके से आता है पैसा, एक तो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो मान लो कोई कंपनी है, उसमें 50% पैसा भारत से बाहर किसी, मतलब विदेशी नागरिक ने या किसी भी कंपनी ने पैसा लगा दिया, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गई, एफडीआई कहते हैं ना, एफडीआई आ गया भारत में, इतना बाहर से पैसा आ गया। एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं, ये क्या होते हैं? शेयर मार्केट वाले लोग जो होते हैं ना, जो इंडिया में शेयर मार्केट वाले लोग करते हैं, ये समझ लो बाहर के शेयर मार्केट वाले हैं। अंग्रेज लोग भारत में आके शेयर मार्केट वाला काम करें, उसको हम लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे कि मर्चेंट बैंकर वगैरह नहीं होते, जैसे कि मर्चेंट बैंकर कर लो, इसको यूएसए में मर्चेंट बैंक कहते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर जो होते हैं, आप लोगों ने नाम सुने होंगे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, ये सब यही होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। पोर्टफोलियो बना के भारत के किसी कंपनी के शेयर में पैसा डालते हैं लोग, बस इतना समझ लो। मान लो कोई कंपनी है टाटा, टाटा में कोई बाहर से बंदा आ जाए, अमेरिका का कोई बंदा है मान लो, वो पैसा डाल रहा है। ठीक है, एक पोर्टफोलियो बना, एक पोर्टफोलियो उसमें पैसा डाल रहा है, किसी के थ्रू डालेगा, जाहिर सी बात है डायरेक्टली नहीं डाल सकता वो। इतना डीप में हमें नहीं जाना, वो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस वगैरह बना के सब आते हैं, वो सब नहीं हमको जानना, बस इतना जानना कि बाहर का अंग्रेज का कोई बंदा पैसा डालेगा यहाँ पर, उसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहते हैं, एफडीआई। एफपीआई माइनस में, एफडीआई प्लस में, शायद इतना डीप में याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना याद रखना कि एफडीआई हमेशा प्लस में रहता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो वो हमेशा प्लस में ही है, मतलब फायदे में ही है, डेफिसिट नहीं, घाटे में नहीं है। फिर आ गया लोन का पैसा आता है भारत में, तो सॉवरेन कुछ आ जाते हैं लोन, जैसे मान लो भारत सरकार कहीं से
उधार मांग के ले आए। या फिर मान लो बाहर की कोई देश है, मान लो भारत सरकार गई वर्ल्ड बैंक के पास, बोल रही कि हमको जो है मान लो गरीबी खत्म करनी है, कुछ भी खत्म करना है, तो पैसे हमको दे दो उधारी, वो दे देते हैं। ठीक है, कम ब्याज पे देते हैं, क्योंकि हम लोग अभी अंडर डेवलप्ड कंट्री है ना, डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए अगर एक बार हम लोग डेवलप्ड कंट्री बन गए, एक ये भी बहुत बड़ी वो रहती है, हम लोग ये क्यों नहीं बोलते अपने देश को कि हम लोग डेवलप्ड कंट्री हैं। अगर डेवलप्ड कंट्री हम बोल देंगे ना, तो हमको कम जो ब्याज पे पैसा मिलता है वो नहीं मिलेगा वर्ल्ड बैंक से, जो खैरात में पैसा दे देते हैं वो नहीं मिलेगा। ठीक है, कई बार क्या होता है यार, वर्ल्ड बैंक को दया आ जाती है कि भारत में बड़ी ही तकलीफ है, तो वो फ्री फंड में पैसे दे देता है, कोई ब्याज नहीं, कोई लोन नहीं, मतलब कोई बस पैसे लौटा देना, तो वो भी सब इसी में इंक्लूड होगा। एक होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये बिल्कुल ध्यान से समझना, अपने कान नाक खोल के बिल्कुल। भारत सरकार एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में पैसा नहीं लेती है। भारत में जो प्राइवेट बंदे हैं, अगर वो बाहर से पैसा लेके आ जाएं, मान लो अडानी साहब हैं या फिर बिरला, कोई भी मतलब ऐसे मान लो बड़ा प्लेयर है, जो प्राइवेट प्लेयर है, बाहर से पैसा लाना चाहता है वो, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या फिर वो दिखा के प्रोमिसरी नोट के माध्यम से, ये भी मैं आपको वर्ड आगे समझाऊंगा आगे क्या होते हैं, इसके बिहाफ पे अगर वो पैसा बाहर से उठा के भारत में ला रहा है, तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स बोलते हैं। हालांकि भारत सरकार भी इससे ले सकती है, लेकिन भारत सरकार लेती नहीं है। अधिकतर जो अभी भारत का 99% जो पैसा है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से, वो प्राइवेट प्लेयर्स ने ही ले रखा है। ठीक है, समझ आ गई बात। इन्वेस्टमेंट का पैसा, लोन का पैसा, ये सब कैपिटल में आता है। विजिबल इंडिविजुअल में क्या आता है, आपके सामने लिखा हुआ है। अभी बैंकिंग कैपिटल समझो, ये क्या होता है। एफसीएनआर क्या होता है, कुछ नहीं होता, फुल फॉर्म वगैरह मत याद करो। एनआरआई वाले जो बंदे होते हैं ना, मान लो कोई भारत का नागरिक है, बाहर रह रहा है, बाहर पैसे कमा रहा है यूएसए में, उसका जो बैंक अकाउंट भारत में खुला हुआ है, उसको हम लोग एफसीएनआर अकाउंट बोल देते हैं। वो बैंकिंग कैपिटल का जो मतलब बैंक में जो पैसा रखा हुआ है एनआरआई का, उसको हम लोग कैपिटल में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे इसको हमने इधर क्यों नहीं यूज करा करंट में, बिकॉज ऐसा माना जाता है या फिर ऐसा ये लोग मानते हैं कि वो पैसा स्टेबल ही है, वो पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि उस पैसे को वो लोग करंट क्या बोलते हैं उसको, अरे करंट मनी फ्लो में इंक्लूड करते हैं। मतलब एक मनी फ्लो भी होता है करंट, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इतना समझो कि एनआरआई वाला जो पैसा होता है वो भी इसी में इंक्लूड होता है। बैंकिंग कैपिटल में जो पैसा रखा हुआ है, मान लो कोई नागरिक बाहर है, वो इसी में इंक्लूड करेंगे हम लोग। एक एसडीआर होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, जो आईएमएफ से नहीं हम लोग पैसा उठा लेते हैं। आईएमएफ बोलते हैं हम आईएमएफ से इतने करोड़ रुपए लेके आए, वो पैसा नहीं लाते हम लोग, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं हमारे, हम वो लेके आते हैं। ठीक है, इसकी करेंसी एक तरीके से मान लो आईएमएफ की करेंसी एसडीआर होती है। ठीक है, तो आई होप ये सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट था, आप लोगों ने उसको समझने का थोड़ा सा कोशिश करी होगी, समझ पाए होंगे मेरी बात को। अच्छा, एक बात कही जाती है कि बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है ना, वो एक अच्छी पिक्चर देता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की, ना कि ये बैलेंस ऑफ ट्रेड। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में ना केवल विजिबल आइटम को इंक्लूड करा जाता है, केवल विजिबल को। लेकिन अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो इसमें विजिबल, इनविजिबल, करंट कैपिटल सब कुछ इंक्लूड करते हैं। तो जाहिर सी बात है यार, जिसमें ज्यादा इंक्लूड होगा वो एक अच्छी पिक्चर देगा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की। ठीक है, सही बात है। ये मैंने इसलिए लिख रखी है बिकॉज कई बार इस पे क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम कर देते हैं, लेकिन एमटीएस में मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग ऐसे फ्रेम करेंगे। एक कीवर्ड भी मैंने लिख रखा है। अच्छा, ये मैंने ना अपने पूरे नोट्स में ये काम कर रखा है, कीवर्ड्स मैंने लिख रखे हैं। अब नए नए वर्ड सुनते होगे ना, तो ये सब कुछ नहीं होता, ये सब पुराने वर्ड्स हैं इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स की किताबों में सब क्लियर कट मेंशन है। एक प्रोटेक्शनिज्म होता है, स्पेलिंग गलत लिख रखी है मैंने। ठीक है, उस समय मैं भी तैयारी के दौर में था, तो समझ लो ना, फिर इतना स्पेलिंग वगैरह नहीं देखते। तो प्रोटेक्शनिज्म की स्पेलिंग गलत है, लेकिन प्रोटेक्शनिज्म होता क्या है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। इस समय जो यूएसए कर रहा है, भारत यूएसए क्या बोलता है, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मतलब हम लोग ऐसा प्रोटेक्शनिज्म का माहौल रखेंगे, अपना अपना, सिर्फ अमेरिका के बंदों को ही भला करेंगे, बाहर के बंदे का बाहर में, बाहर से हमें कोई लेना देना नहीं, ह्यूमैनिटी का ही तेल लेने, सिर्फ हमको प्रोटेक्शनिज्म के माध्यम से अपने आप को ही भला करना है। ठीक है, शेख अपनी देख, वो वाला हिसाब है। ठीक है, दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करें, वो वाला हिसाब है। जैसे मान लो इंडिया में अगर बोले कि हम और देशों की मदद नहीं करेंगे, केवल हम खुद का ही करेंगे, तो एक प्रोटेक्शनिज्म कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो बाहर से हम ट्रेड नहीं करेंगे, या बाहर को कोई चीज नहीं बेचेंगे, या फिर बाहर से कोई चीज हम खरीदेंगे नहीं, वो भारत में ही बनाएंगे, उस टाइप की चीजें प्रोटेक्शनिज्म का माहौल क्रिएट करती हैं, जो यूएसए में करता आ रहा है हमेशा से। यूएसए हर देश करता है, हम भी करते हैं प्रोटेक्शनिज्म। अगर आपको ना पता हो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि डेयरी सेक्टर जो है ना, जिसमें हमारे मोदी जी या कोई भी सरकार हो, डेयरी सेक्टर नहीं छेड़ती, बिकॉज डेयरी सेक्टर में कहीं ना कहीं डेयरी सेक्टर की बात आएगी तो आएगी बात फार्मर्स की। और आप लोग तो जानते ही होंगे, हमको बचपन से सिखाया जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। आप लोगों को ये भी पता होगा कि हर 3 में से 2 लोग गांव में रहते हैं, गांव में रहते हैं तो किसानी करते हैं, या फिर मतलब रूरल सेक्टर से इंक्लूड रहते हैं, डेयरी है, फार्मिंग है, और बाकी और भी सेक्टर एलाइड सेक्टर है डेयरी के। तो इसलिए हम लोग इसमें प्रोटेक्शनिज्म दिखाते हैं, डेयरी सेक्टर है जो फार्मिंग सेक्टर है। तो ये भी एक समझने वाली बात है कि हम लोग भी प्रोटेक्शनिज्म दिखाते हैं, प्रोटेक्शनिज्म दिखाना भी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने भी प्रोटेक्शनिज्म थोड़ा सा दिखाया कि एग्जाम मेरा था, तो मैंने उस पर फोकस करा कि नहीं नहीं, मुझे एग्जाम पे फोकस करना है पहले। ठीक है, अब देखो, मैं इधर नहीं कि आपकी तवज्जो को मैं कम कर रहा हूँ कि नहीं बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो एग्जाम खत्म हो तुरंत मैं आ गया। अब ये मैं कोई सिंपैथी लूटने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आपको भी अभी जो दुनियादारी चल रही है इन सबको करो साइड में, आपका एग्जाम है पहले उस पर फोकस करो, आप भी प्रोटेक्शनिज्म दिखाओ थोड़ा सा। कोई कितना भी सगाओ गया भाड़ में तेल लेने, बिकॉज कल को अगर आपकी जॉब फॉर सम रीजन अगर नहीं लगेगी तो वो आपकी हेल्प करने नहीं आएंगे, समझो इस बात को। बाकी तो आप समझदार हो। अब सारी चीजें खत्म हो गई बैलेंस ऑफ पेमेंट में, थोड़ी सी हम लोग आंकड़े समझ लेते हैं, आंकड़े क्या कहते हैं।
पहले मैं आपको इंपोर्ट का आंकड़ा बता देता हूँ। ये वाला इंपोर्ट के आंकड़े में समझो कि सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट क्या करते हैं, क्रूड ऑयल करते हैं, और सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट पता है एक्सपोर्ट क्या करते हैं, मतलब इंपोर्ट पहले समझो इंपोर्ट क्या करते हैं, क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, केमिकल हो गया, मशीनरी हो गया, और सबसे हम लोग एक्सपोर्ट भी यही करते हैं, क्रूड करते हैं, मतलब ऑयल ऑयल प्रोडक्ट्स करते हैं, और गोल्ड के आइटम्स करते हैं, सोना बाहर से लेते हैं, कुछ बना बुना के बेच देते हैं, क्रूड ऑयल हम लोग लेते हैं, उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं, फिर यही जो पेट्रोल है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, केरोसिन ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ये सब लोग वापस बेच देते हैं, है ना मजे की बात। तो हम लोग एक्सपोर्ट भी यही ज्यादा करते हैं। और किन देशों से इंपोर्ट ज्यादा होता है, ये वाला आंकड़ा गलत लिखा हुआ है, बदल गया है, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने भी लिख लिया है। चाइना, रशिया और यूएई, सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम लोग चाइना से करते हैं। मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, अगर आपको लिखना हो तो लिख लेना, यही आंकड़ा है बस। और आलतू फालतू के आंकड़े याद मत करना, बहुत कुछ बताते रहते हैं इंटरनेट के ऊपर। बिल्कुल ये एग्जैक्ट आंकड़ा है पीआईबी का 2024 का। सबसे ज्यादा हम लोग चाइना से कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग रशिया से कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग यूएई से कर रहे हैं। बस टॉप 3 याद रखो, बहुत है। सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना से करते हैं, चाइना तो सप्लाई चेन का माहिर है। रशिया से करते हैं, यूएई से करते हैं। क्या करते हैं आप लोगों को पता ही होगा, चाइना को हटा दो तो रशिया और यूएई से मेनली हम लोग मतलब ये क्रूड ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हैं। यूएई के बाद फिर सऊदी अरबिया आता है, तो ठीक है। क्या करते हैं वो छोड़ो, इन 3 से करते हैं बस। टॉप 3 पूछता है जनरल एग्जाम में। अब थोड़ा सा हम लोग एक्सपोर्ट समझ लेते हैं कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम किस देश में करते हैं। अमेरिका में करते हैं पहले नंबर पे, दूसरे में यूएई पे करते हैं, और तीसरा ना फिक्स नहीं रहता, बदलता रहता है। जैसे अभी नीदरलैंड हो गया, पहले हांगकांग था, अब नीदरलैंड हो गया, ठीक है। फिर कभी कुछ हो जाता है, कभी यूके आ जाता है, तो तीसरे को याद करने में कोई सेंस नहीं बनता, बस 2 याद कर लो। पहला एक्सपोर्ट है अमेरिका, दूसरा है यूएई। अब आप बोलोगे यूएई इतना छोटा सा देश है यार, भारत इतना बड़ा देश है, क्या एक्सपोर्ट कर देता होगा यूएई पे। तो एक्सपोर्ट तो हम बहुत कुछ करते हैं, समझ रहे हो, दूसरे नंबर पे ऐसे ही नहीं है वो। और देश कितने बड़े बड़े हैं, वहां पर हम लोग करते हैं। लेकिन यूएई से ना, यूएई पे ना पोर्ट है बहुत सारे, यूएई पर जाता है। यूएई एक डेस्टिनेशन नहीं है, यूएई एक मीडियम है, बस यहाँ पर आता है, यहाँ से फिर आगे वो आगे सप्लाई हो जाता है, समझ रहे हो, एक पॉइंट है बस। तो इसलिए हम लोग, इसमें होता है ना कि वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, तो यूएई में होता है, लेकिन यूएई में कुछ जाता नहीं, सब बाहर चला जाता है वहां से, लेकिन वो वहां पर हम लोग करते हैं एज अ कंट्री। तो आई होप मेरी बात को आप समझ गए होंगे। मतलब मैंने कोई चीज है, मैं आपके घर पे ला के रख दिया मैंने बहुत सारा, और आपने अपने घर से और लोगों के घर पे भेज दिया, तो अल्टीमेटली आपके घर पे तो रहा नहीं। लेकिन मैं लिखने के लिए अपने अगर कागजों में लिखूंगा, तो मैं यही लिखूंगा कि मैं आपके घर पे जो एक्स पर्सन है, इसे घर पे रखाया मैं। तो बस वही वाली चीज है यूएई के लिए, ठीक है। यूएई पर से इंडिविजुअली अपने अपने घर पे कुछ भी नहीं करता, करता है बहुत थोड़ा करता है, इतना नहीं करता कि सेकंड नंबर पे आ जाए, लेकिन हम लोग इतना रख देते हैं वहां पर। उसके भी कुछ रीजंस हैं, और वो कभी बाद में बात करेंगे उसके बारे में, फिर ज्यादा ही डीप में इकोनॉमी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक एक फैक्ट बुक निकलती है माइग्रेशन और रेमिटांस के ऊपर, एक फैक्ट बुक निकलती है जो कि वर्ल्ड बैंक बनाता है, ठीक है, अच्छी बात है। और ये टॉप सोर्स हटा दो, ये नया आंकड़ा, ये देखो फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो आंकड़ा है, भारत में सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, रेमिटांस। भारत में जो बाहर लोग काम करते हैं, भारत के नागरिक जो है, सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहाँ से आता है इस समय। अमेरिका सबसे पहले, तो अमेरिका से आता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। तीसरे नंबर पे यूके, और चौथे नंबर पे सऊदी अरबिया। ये घटता बढ़ता रहता है, लेकिन टॉप 2 जो है वो यही रहते हैं आमतौर पर, यूएसए यूएई, ठीक है। ये पहले का आंकड़ा लिखा हुआ था, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। अच्छा, 9 जनवरी को ना प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है, ध्यान रखना, इस बात को लिख लेना। ये बाइनियल बनाया जाता है, मतलब हर 2 साल में एक बार, ठीक है। हर 2-2 साल में मतलब मनाया जाता है। इस साल मना लिया, 2000 मान लो 25 में मना लिया, तो 2027 में मनाएंगे ऐसे, ठीक है। ये 9 जून को क्यों मनाया जाता है कि 9 जून 1915 को गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से बॉम्बे आए थे लौटकर, तो उनकी याद में उनको समर्पित करते हुए मनाया जाता है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। हम लोग कारण भी समझ लिया, साल में 2 साल में, मतलब हर 2-2 साल में मनाया जाता है। अब इसके अलावा तो आई होप कुछ रह नहीं रहा इस पेज पे, बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए था, बहुत कुछ समझने के लिए भी था। अब क्वेश्चन जितने भी बनेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसी चीज से बन सकते हैं बस। इतनी सी बात जो आपके सामने लिखी हुई है, इसी से सब कुछ सॉल्व होगा। इसके बाहर मुझे नहीं लगता कुछ और आपको समझने की आवश्यकता है। अगर आप मेरे से रिलेट कर पा रहे होगे, तो आने वाले दिनों में जो वीडियोस आएंगी इकोनॉमी की, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इकोनॉमी समझ पाओगे। और जो पॉलिटी है उसके भी मैं आपको कुछ ऐसे बिंदु समझाऊंगा जहां पर मान लो टिपिकल क्वेश्चन अगर आ गया, तो आप उसमें भी फंसोगे नहीं। टिपिकल क्वेश्चन कैसे होते हैं, मैं थोड़ा एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ। मान लो टिपिकल क्वेश्चन ऐसे दे देगा, जैसे कि आप लोगों को अगर पता हो, जैसे जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं, ठीक है, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो भारत की संसद है ना, ये बताती है कि भाई साहब इन लोगों को शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में डालना चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है, प्रेसिडेंट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई एक शेड्यूल ट्राइब है जो कि एक राज्य में शेड्यूल ट्राइब बन गई है, पहली बात तो आपको एग्जाम में दे देगा कि वो प्रेसिडेंट करता है कि गवर्नर करता है, ठीक है। तो हमेशा प्रेसिडेंट करता है, ये बात आपको समझनी है। थोड़ा और कंसेप्ट में अगर आपसे पूछना चाहेगा एग्जामिनर, तो ऐसे पूछेगा, मान लो कोई एक राज्य में शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है, कोई भी एक जाति है जो शेड्यूल ट्राइब के दर्जा प्राप्त है, मान लो आंध्र प्रदेश में कोई है वो, तो अगर वो जाति किसी दूसरे राज्य में रहती है, मान लो झारखंड में रहती है, तो क्या वहां पर भी उसको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल जाएगा अपने आप से, बिना कुछ किए? ये क्वेश्चन है, अब आपको सोचना है गहराई से।
और ये क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 में आया था, 24 में, सॉरी 24 में, मतलब यूपीएससी सिविल सर्विस में आया था, 23 या 24 में आया होगा। तो ऐसा नहीं होगा, हर राज्य में अलग अलग करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि एक बार बोल दिया कि हाँ ये मान लो कोई पर्टिकुलर शेड्यूल ट्राइब है यहाँ पर है तो हर जगह नहीं हो जाएगी, हर जगह करना पड़ता है अलग अलग से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक स्टेट में मान लो शेड्यूल ट्राइब है, दूसरे स्टेट में मान लो शेड्यूल कास्ट में आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा कंसेप्ट में थोड़ा मैं आपको पॉलिटी समझाऊंगा जो थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, एक स्टेप ऊपर होगा, और उसमें मेरी कोई महानता नहीं होगी। मैं आपको ये भी बता दूं, लोग ना अपने आप पे ले लेते हैं कि मुझे बहुत आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता। वो लक्ष्मीकांत में सब कुछ लिखा हुआ है और मैं इतने सालों से पढ़ता आ रहा हूँ, लक्ष्मीकांत किताब है और बाकी द हिंदू न्यूज़पेपर है, तो इनसे सब चीजें समझ आ जाती हैं, तो मैं आपको चीजें करा दूंगा। कुल मिला के इतना है कि रेल बना देंगे हम लोग एमटीएस एग्जाम की, कैसा भी एग्जामिनर आ जाए, हम लोग इतनी इस लेवल से पढ़ के जाएंगे ना, इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ कि क्वेश्चन गलत होने कोई चांस नहीं बनता। मेरे सामने मेरे नोट्स रखे हुए हैं जो कि मैं अभी देख लेता हूँ, बड़े दिनों बाद मैंने इनको निकाला। 15 पेज के नोट्स हैं जिसमें कुछ फालतू चीजें मैंने लिख रखी है, अगर उनको हटा दिया जाए तो 14 या 13 पेज के नोट्स बनेंगे सिर्फ इकोनॉमी के। मार्क माय वर्ड्स, 2021 से तो मैं पेपर देता आ रहा हूँ सिविल सर्विसेज के, 2021 से लेकर 24 तक आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो इसके बाहर आया हो, और एसएससी की इसके बाहर आने कोई गुंजाइश नहीं है। करंट अफेयर का मान लो कोई क्वेश्चन आ गया वो एक अलग चीज है, लेकिन कंसेप्चुअल या स्टैटिक क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा। बाकी आप लोग बोलोगे नोट शेयर कर दो, नोट शेयर कर दो, अरे अगर मैं आपको ऐसे नोट्स दे दूंगा तो आपको समझ आएगा, जब तक मैं नहीं समझाऊंगा। तो इसलिए मैं आपको समझा भी दूंगा, नोट्स भी दे दूंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली 2 पार्ट में ये मतलब इकोनॉमी खत्म हो जाएगी जहां तक मेरा अनुमान है। एक चीज मैंने और भी कर दिया आपके लिए, मतलब मैं ऐसा नहीं कि बैकएंड में खाली बैठा था काम कर रहा था, वो मैंने आपके लिए ये कर दिया कि मैंने जो लूसेंट, जस्ट अ सेकेंड, जो लूसेंट की बुक है ना, जो उसमें इकोनॉमी वाले पेजेस हैं, मैंने सारे पेजेस से गो थ्रू कर लिया, मेरे सामने रखा हुआ है वो। और उन उस वो बुक बहुत बेकार है, मतलब उस बुक में इकोनॉमी वाला पार्ट जो है ना वो बहुत बेकार दिया हुआ है, कुछ भी ढंग की चीज दी ही नहीं हुई है, सब ऐसे फैक्ट ही फैक्ट लिख दिए हैं, कुछ उसमें कंसेप्चुअल चीज ही नहीं है। लेकिन जो फैक्ट है ना वो भी कुछ अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, तो मैंने उन चीजों को हाईलाइट कर दिया है। और कोशिश करूंगा कि स्कैन करके आपको डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैं शेयर भी कर दूंगा, और बाकी मैं आपको ऐसे समझा भी दूंगा कि मैंने ये हाईलाइट करा है, मतलब ये टिक करा है तो क्यों करा है टिक, ताकि आपकी इकोनॉमी ना पूरी होलिस्टिकली कवर हो जाएगी। इसके बाहर अगर आ गई तो फिर आप अपना बदनसीबी समझना, और क्या बोल सकता हूँ यार, इससे बाहर कैसे आएगी, मतलब मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने इतनी अच्छी अच्छी बुक्स, दत्तन सुंदरम टॉप बुक कही जाती है इकोनॉमिक्स की, संजीव वर्मा सर, कितने सारे लोग पढ़ पढ़ के उनसे आईएएस बन गए। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा, हम लोग वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट। और बाकी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, जो पीआईबी में नोटिस आया था ना इसका, एसएससी वालों ने नोटिस डाला था पीआईबी में कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है, अभी ये लोग शायद एग्जाम भी कराएंगे 15 अक्टूबर को, कुछ लोगों का रीशेड्यूल हुआ एग्जाम एसएससी सीजीएल का, तो उसमें ना उन्होंने डेट्स वाले मेंशन करा था पीआईबी के नोटिस में कि आने वाले दिनों में, डेट्स तो नहीं बताई, इतना बोला कि अक्टूबर एंड के, अक्टूबर के लास्ट वीक में हम लोग ये एग्जाम कराएंगे, इसका क्या बोलते हैं, सीएचएसएल का, फिर सीपीयू का, फिर एमटीएस का, तो उससे कुछ डेट का अंदाजा लगाया जा सकता है, जितना मैंने अंदाजा लगाया है, तो वो भी मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। तो अब लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसा आपको चीजें मेरी समझ आई, क्या मेरा पढ़ाने के स्टाइल में कुछ और इंप्रूवमेंट अगर मैं कर सकता हूं तो जरूर करूंगा। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जितनी मुझे पता थी वो भी मैंने आपको बता दी। अब आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे ना बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिगार्डिंग, तो आपको मेरी बातें याद आएंगी और चीजें आप लोग समझ पाओगे ज्यादा बेहतर तरीके से। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, और कुछ आई होप मैं देख लूँ कुछ रहा तो नहीं है, आई डोंट थिंक इसमें कुछ रह रहा है, और भी जो चीजें होंगी तो मैं अभी आगे फर्दर कवर कर दूंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।